स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों यूपीएससी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। देखिए, आप में से बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल 2025 में यूपीएससी का एग्जाम देंगे, या फिर इस साल भी आप सबको पता है जिन्होंने भी प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है वो लोग मेंस का एग्जाम देंगे। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और जरूरी हो जाता है कि आपको पता हो कि वो यूपीएससी के मेंबर्स कौन से हैं। लेकिन खबर ये आई है बड़ी, दैट इज यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है, जो सबसे हेड होते हैं यूपीएससी के, उन्होंने रिजाइन दे दिया। ये खबर आप देख सकते हो, यूपीएससी चेयरपर्सन मनोज सोनी रिजाइंस 5 years बिफोर टर्म एंड्स। अब देखिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका जो टर्म है पूरा वो 5 साल बाद पूरा होना था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है, क्योंकि आप समझिए हमारे देश के अंदर इकलौती ऐसी रिक्रूटमेंट बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और दूसरा होता है राज्यों के अंदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो नया जीएस फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच, ये आप और भी कम दाम पर ले सकते हैं, क्योंकि इस समय ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल चल रहा है 22 जुलाई तक। मैं आपको बता दूं, ये ऐसे ऑफर है जिसके अंदर अगर आप 2025 का प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेते हैं तो जो पूरा का पूरा फीस है वो भी आपका रिफंड कर दिया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की जो चेयरपर्सन है, इस समय आप सबको पता होगा, मनोज सोनी, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहा है कि ड्यू टू पर्सनल रीजन। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उनका जो टेन्योर है वो 2029 में खत्म होना था, क्योंकि उनको चेयरपर्सन बनाया गया था 2023 में। आप देख सकते हो, एक्चुअली अगर आप देखेंगे चेयरपर्सन बनने के पहले वो यूपीएससी के मेंबर भी थे। क्या होता है, यूपीएससी के अंदर कई सारे मेंबर्स होते हैं और उसको हेड करने के लिए एक चेयरपर्सन होता है। तो 2017 में आप देख सकते हो उनको एज अ मेंबर बनाया गया था, और फाइनली 16 मई 2023 को उनको चेयरपर्सन बना दिया गया था। अब आपको पता होगा जो टर्म है यूपीएससी के अंदर मेंबर्स का, वो क्या होता है बेसिकली, या तो 6 साल के लिए 6 इयर्स के लिए, या फिर मैक्सिमम 65 इयर्स तक। मतलब मान लो अगर आपकी उम्र 65 ईयर हो जाती है और आपने सिर्फ 2 साल ही कंप्लीट किया है तो भी आपका टर्म कंप्लीट हो जाता है, या फिर अगर आप 6 साल पूरा कर चुके हो और अभी आप 65 इयर्स के नहीं हुए हो तो भी आपका टर्म जो है कंप्लीट हो जाता है। देखिए, यहां पर रिमूवल की जब बात आती है ना, तो आप देख सकते हैं हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 317 में मेंशन है कि कैसे यूपीएससी के एक मेंबर को रिमूव किया जा सकता है। एंड ये रिमूवल की पावर सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। लेकिन यहां पर कौन से ग्राउंड पर, ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। और यहां पर होता क्या है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो इसकी इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास भेजते हैं। तो जब यहां पर सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करती है और तब जाकर यहां पर प्रेसिडेंट जो है फाइनली उनको रिमूव कर सकते हैं, मतलब यूपीएससी के चेयरपर्सन को या फिर किसी मेंबर को। ये एक प्रोसीजर है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर प्रेसिडेंट ने ऐसा कोई रिमूव नहीं किया है। यहां पर खुद जो चेयरपर्सन है मनोज सोनी, उन्होंने इस्तीफा दिया एक तरह से। और देखिए, शॉकिंग बात यह है कि एक्चुअली बताया यह जा रहा है, क्योंकि द हिंदू में इसके बारे में खबर आया है और इसके अंदर जो सोर्सेज हैं उनका यह कहना है कि 1 महीने पहले ही मनोज सोनी ने रेजिग्नेशन दे दिया था। तो क्वेश्चन यह है कि क्या अभी तक उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किया गया है, क्या कोई नया चेयरमैन बनेगा? देखो, मैं आपको बता दूं, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उनका जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्ट नहीं किया है। अब देखना होगा कि क्या प्रेसिडेंट उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, और जब तक एक्सेप्ट नहीं कर लेते तब तक यहां पर जो नया चेयरमैन है वो कोई भी नहीं बनेगा। तो लेट्स सी, अब यहां पर देखने वाली बात है, अगर मान लो प्रेसिडेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है मनोज सोनी को उनको कंटिन्यू करना होगा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, यहां पर एथिकल सवाल हो जाता है कि जो पर्सन है वो अपने पोस्ट पर नहीं बने रहना चाहता, उसके बावजूद भी आप उसको फोर्सफुली इस तरह से कंटिन्यू नहीं करा सकते, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, बहुत सारा काम होता है। तो लेट्स सी इसको लेकर आगे क्या होता है अल्टीमेटली। लेकिन यहां पर क्वेश्चन अब यह आता है कि आखिरकार उन्होंने रेजिग्नेशन क्यों दिया, इसका कारण क्या है? देखो, यहां पर सोर्सेज के माध्यम से खबर यह बताया गया है कि वो अपना अब सारा समय, मनोज सोनी अपना जो सारा समय है
वो बेसिकली गुजरात के अंदर आप देख सकते हो जो स्वामी नारायण सेठ है उन्हीं का एक ब्रांच है अनुपम मिशन, उसको डिवोट करना चाहते हैं, उसको देना चाहते हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूं 2020 में क्या हुआ था, वो एक मॉन्क बन गए थे, बेसिकली निष्कम कर्म योगी बन गए थे क्योंकि उनको दीक्षा मिला था 2020 में। और मैं आपको इनफैक्ट ये भी बता दूं कि उनका जो होम स्टेट है वो गुजरात है और वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के काफी करीबी भी माने जाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं 2005 में वो देश के सबसे यंगेस्ट वाइस चांसलर बने थे 40 साल की उम्र में, और उनको वाइस चांसलर बनाया गया था वडोदरा का जो फेमस एमएस यूनिवर्सिटी है उसमें। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं 2017 में यूपीएससी ज्वाइन करने के पहले, मतलब यूपीएससी का मेंबर बनने के पहले, वो 3 टर्म एज अ वाइस चांसलर गुजरात के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। और वो 2 यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें एक आप देख सकते हो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी उन्होंने पूरा अपना वाइस चांसलर का जो टर्म है वो कंप्लीट किया था। लेकिन देखिए यहां पर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है रिसेंटली यूपीएससी को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, स्पेशली आपको पता ही होगा यहां पर पूजा खेड़कर का जो पूरा मामला सामने आया है, जिस तरीके से उन्होंने अपना फेक डिसेबिलिटी दिखाया है और गलत तरीके से यहां पर जो रिजर्वेशन है उसका फायदा उठाने की कोशिश किया है। इसमें काफी बैकलैश आपने देखा ही होगा, सोशल मीडिया पर आया। और फाइनली यहां पर यूपीएससी ने कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको बताया था कि कैसे यूपीएससी ने एफआईआर भी दर्ज किया है पूजा खेड़कर के खिलाफ, और यहां पर शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया उनके खिलाफ कि उनका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल क्यों ना किया जाए। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूजा खेड़कर यहां पर अब आईएएस नहीं बनी रहेंगी, क्योंकि यूपीएससी ने यहां पर उनको एक नोटिस जारी कर दिया। ये आप देख सकते हो, यही वाला नोटिस है 19 जुलाई को कल यूपीएससी ने नोटिस जारी किया था। लेकिन देखिए जो मैं आपको बोल रहा था ना कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर यूपीएससी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो प्रोसेस है, उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या कोई पर्सन अपना डिसेबिलिटी दिखाकर गलत फायदा उठा सकता है। मतलब यूपीएससी तो एक सर्वोच्च बॉडी मानी जाती है, मतलब बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को अगर आप छोड़ दें देश के अंदर, यूपीएससी के ऊपर ऐसा कोई ऐसा दाग या धब्बा नहीं लगा था। लेकिन ये जो पूरा मामला सामने आया, इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे। तो कल ही यहां पर मैं आपको बता दूं, जब पूजा खेड़कर का लेकर स्टेटमेंट दिया गया यूपीएससी के द्वारा, उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी ने सफाई भी दी है अपने आप को लेकर और कहा है कि इट इज कैटेगोरिकली स्टेटेड दैट इन फुलफिलिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन द यूपीएससी स्ट्रिंजेंटली adheres to constitutional mandate and conducts all its processes including all examination with the highest possible order of due diligence। मतलब यूपीएससी भी अपनी तरफ से सफाई दे रही है कि यहां पर उनको लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो गलत हैं। यूपीएससी का जो पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो एकदम सही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब देखते हैं यहां पर, क्योंकि डेफिनेट सी बात है जो मनोज सोनी है, हो सकता है कि वो अपना पर्सनल कारण की वजह से रेजिग्नेशन दे रहे हो, लेकिन जो भी है देश में या फिर कहीं पर कुछ भी होता है, इनफैक्ट आपकी लाइफ में कुछ भी होता है, तो टाइमिंग बहुत मायने रखता है। तो इसकी वजह से अब इसको लिंक करके भी देखा जा रहा है। खैर अब फाइनली क्वेश्चन ये है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर अब टोटल कितने मेंबर्स बचे हैं। मैं आपको बताता हूं, बेसिकली यूपीएससी जैसा मैंने आपको बोला एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका मेंशन है आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में, अगर आप देखोगे दैट इज पार्ट 14, वहां पर आपको इसका मेंशन देखने को मिलेगा। अगेन आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग जो आर्टिकल है 315 से लेकर 323 के बीच में। देखिए इसमें एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर अगर आप देखिए आर्टिकल 319, वो क्या लिखा हुआ है, उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर यूपीएससी का मेंबर बनता है या फिर चेयरपर्सन बनता है, तो यहां पर रिटायर होने के बाद, मतलब उसका टेन्योर खत्म होने के बाद, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोई भी पद और नहीं ले सकता। ऐसा आर्टिकल 319 के अंदर लिखा हुआ है साफ साफ। तो यहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो कई सारे एग्जाम्स होते हैं हर साल, आपको पता है यहां पर कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर आईएएस, आईएफएस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेंट्रल सर्विसेज लाइक ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। तो यहां पर क्या है ना कि जो कमीशन है उसके अंदर टोटल अगर आप देखोगे, देखो वैसे तो संविधान के अंदर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि यूपीएससी का स्ट्रेंथ कितना होगा। क्या इसके अंदर 5 मेंबर होंगे, 10 मेंबर होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, ये संविधान के अंदर मेंशन नहीं है। लेकिन अभी अगर आप देखिए तो जनरली क्या होता है, मैक्सिमम 11 पर्सन ही होते हैं यूपीएससी के अंदर। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैं आपको बता दूं, जब मनोज सोनी इसके चेयरपर्सन हैं तो टोटल मिलाकर 8 मेंबर हैं, मतलब 7
अदर मेंबर्स और साथ ही साथ चेयरपर्सन। टोटल 8 मेंबर हैं। बाकी के 7 पर्सन के नाम आप देख सकते हो, जो 7 मेंबर्स हैं उनके नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन जाने से पहले देखिए एक और चीज मैं आपको बताता हूं। जब ये रेजिग्नेशन उनके द्वारा दिया गया, मुझे याद आया 2017 वाला मामला। 2017 में क्या हुआ था, एक यूपीएससी के मेंबर थे चतर सिंह, काफी फेमस थे, काफी नाम था। चतर सिंह ने भी रिजाइन किया था। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। बेसिकली हरियाणा के अंदर आपको याद होगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी और उनके ऊपर आरोप वगैरह लग रहे थे कि उन्होंने जिस तरीके से लैंड अलॉटमेंट वगैरह किया हुआ है, आपको पता है गुरुग्राम के अंदर या फिर हरियाणा का जो पंचकुला है वहां पर 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का अलॉटमेंट हुआ था। उसमें कुछ इरेगुलरिटीज को लेकर सीबीआई की जांच हुई थी, सीबीआई ने पूछताछ की थी। तो उस समय क्या था, जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे छतर सिंह। तो छतर सिंह आगे चलकर यूपीएससी के मेंबर बन जाते हैं और तभी यहां पर सीबीआई ने उनसे भी पूछताछ किया। तो पूछताछ करने के 3 महीने के बाद छतर सिंह ने खुद ही यहां पर रिजाइन कर दिया था। उनका लगभग 1 साल का कार्यकाल जो है वो बचा हुआ था। तो कई बार इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन बहुत रेयर होता है ऐसा कि कोई पर्सन रिजाइन कर रहा है किसी पर्सनल रीजन से। तो लेट्स सी, आई होप कि इस वीडियो से आपको सब कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम यूपीएससी की बात करें, एक सवाल पूछते हैं। फर्स्ट यूरोपियन टाउनशिप एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, पहला यूरोपियन टाउनशिप भारत के अंदर कौन सा था? इन 4 में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप हमारा प्रतिज्ञा बैच लेना चाहते हैं जिसमें आप प्रीलिम्स क्रैक करके पूरा का पूरा रिफंड ले सकते हैं एट अ ह्यूज डिस्काउंट, तो यहां पर आप इसको ज्वाइन करिए बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।